हेलो दोस्तों, ब्राइट कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका पुनः एक बार अब फिर से हम स्वागत करते हैं। अब फिर से लेकर आ गए यूपी पुलिस की वही सीरीज को। और इनमें हम बात करेंगे कैसे कि आपका अगला जो टॉपिक होगा, क्योंकि आपको पता होगा ये जो सीरीज में हम लोग लगे, ये सीरीज आपका कहीं ना कहीं पूरे सिलेबस को देखते हुए कंटिन्यू की गई है। अभी भी आपको अगर डर लग रहा है कि क्या प्रश्न आए और कहाँ से हम पढ़ ले, कम समय में भी हम कुछ करना अगर चाह रहे हैं तो फालतू की चीजें देखना बंद कर दो। अब समय आ चुका है सिलेबस पर सिलेबस से बात करने की। तो मैं एक एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, एक एक चुनिंदा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के सरकारी रिजल्ट के आपके सिलेबस में कंटिन्यू दिया है। तो उन सिलेबस की सीरीज को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर एक टॉपिक में करा रहा हूँ, घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र रिविजन के पर्पज से मैं लेकर आया हूँ। पूरी जानकारी लेने से अच्छा है कि वही जानकारी लेंगे अब जो आपके कहीं ना कहीं पेपर में आने वाले हैं। उम्मीद यह रहा कि पूरे के पूरे पेपर इन्हीं जो आपकी सीरीज चलाई जा रही है सीरीज के अंतर्गत आएगा। तो अभी आप अपने धैर्य को ना खो, अभी भी समय बाकी है। आप जितने भी वीडियो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, चाहे वो हिंदी के मैराथन बात करो, यूपी जी के मैराथन की बात करो, चाहे वो मैथ के आपके वीडियो हो गए, चाहे आप लोग अभी जो सीरीज आपकी चल रही है पुलिस प्रशासन की बात हो, सभी वीडियो अपलोड कर दिए गए, सभी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। जहां भी बैठे हो पढ़ने का प्रयास करो, सिलेबस से बात करो कि सिलेबस से ही पेपर बन के आएगा। तो हम प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं बिना ही समय को गवाए। आपके सपनों के साकार करने के लिए हम पुनः फिर से लेकर आ गए हैं। अब हम लोग देखने वाले अपने सीरीज को जिनमें हम विश्व और भारत दोनों के मरुस्थल की चर्चा करेंगे और कुछ विश्व और भारत की नदियों की चर्चा करेंगे। मरुस्थल और नदी की चर्चा हम कहीं ना कहीं इसमें करने वाले हैं। यहां से प्रश्न अगली बार भी आपके निकले थे, इस बार पूरी संभावना, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, सिलेबस सेम इट इज जैसा था वैसा ही है। तो यहाँ रिवीजन पर्पज से आए हम लोग, पूरी जानकारी लेने से अच्छा है जितना सिलेबस पर बात की गई, केवल सिलेबस पर हम बात करेंगे। जहां से प्रश्न निकल पाए आप अपना पेपर प्रीवियस ईयर रखिए, जो अभी आपका फरवरी में हुआ तो पेपर रख के एकदम कंटिन्यू मैच कराइए, पूरे मटेरियल मैच कर रहे होंगे। अब अगर कर रहे हैं तो सेशन को कहीं ना कहीं लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हो सके तो बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास भी इसको करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे जिससे आने वाले वीडियो आपको हमेशा से मिलते रहे। तो अब हम बात करते हैं, क्विक रिवीजन हम करने आए भारत के। अगर हम बात करते हैं भारत और विश्व के मरुस्थल की चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे फेमस मरुस्थल की अगर बात करें तो थार का मरुस्थल आपका होगा। आपको पता होगा थार का मरुस्थल जो है ये दो जगह विस्तृत है, एक तो आपका भारत और दूसरी अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह इसका कहीं ना कहीं विस्तार है। तो याद करके रखना है, कभी अगर पूछता है कि थार का मरुस्थल का विस्तार कहां पर है तो आप बताओगे भारत और पाकिस्तान में। भारत में इसका विस्तार जो आपका है पश्चिमी राजस्थान में है। तो याद करके रखना है भारत में जो इसका विस्तार हो पश्चिमी राजस्थान वाले एरिया में आपका पड़ता है। तो याद कर रखना है राजस्थान का जो आपका पार्ट, आप राजस्थान के एरिया की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का ये वाला जो पूरा एरिया आपका होगा, ये कहीं ना कहीं ये पूरा पूरा एरिया आपका कहलाएगा कहीं ना कहीं थार मरुस्थल के अंतर्गत। ये एक गर्म मरुस्थल है, बहुत अच्छा पॉइंट है, याद करके रखना, क्योंकि आपके पेपर में आप लोग देखे होंगे गर्म मरुस्थल, ठंडी जलधारा, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आए थे। जलधाराओं को मैं कवर कराऊंगा, अभी उद्देश्य केवल नदी और मरुस्थल इसमें है। एक और दो प्रश्न अगर निकल का आए तो पूरा पूरा मैच कराने का यहां पर वादा किए थे और उसको भी पूरा किए थे, पुनः फिर से पूरा करेंगे। यही स्क्रीनशॉट लेकर हम आपसे फिर से मिलेंगे 23 तारीख को पेपर 12:30 बजे में जुड़ना ना भूलिएगा। यहां पर हम देखते हैं एक गर्म मरुस्थल है, तो याद कर लेना थार का मरुस्थल गर्म मरुस्थल है पाकिस्तान और कहीं ना कहीं यह भारत में विस्तृत है। भारत में भी राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में इसका ज्यादातर विस्तार है, याद करके रखेंगे। अंटार्कटिका का अगर मरुस्थल की हम बात करते हैं, अंटार्कटिका के मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, याद करके रखना है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। दक्षिणी अगर हम लोग देखते हैं ध्रुव पर, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसकी चर्चाएं हम करते हैं, थोड़ी सी आप लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे पेपर में थे अब उनको मैं पेपर बहुत सारे कलेक्शन भी मैं लाया हूं, याद कर रखना है, बहुत सारे कलेक्शन भी मैं कराऊंगा। तो याद करके रखना है दक्षिणी ध्रुव पर ये आपका स्थित है, दक्षिणी ध्रुव पर आपका
स्थित है। और आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप कहीं ना कहीं पृथ्वी के इस ग्लोब पर जाते हैं तो ये दोनों जो आपका ध्रुव है, ये ध्रुव एकदम पूरे पूरे एकदम ठंडे आपके होते हैं। तो याद कर लेना है, ध्रुवों की चाहे हम उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, यहाँ पर ठंडी आपकी पड़ती है। जिनमें से हमारा जिस अंटार्कटिका की अगर हम बात करते हैं तो ये मरुस्थल जो आपका है ये कहीं ना कहीं दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है तो यहाँ पर अवश्य ही यह ठंडा होगा। सर अब क्या याद कर ले, पहली चीज अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, पहला पॉइंट। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, और ऑलरेडी अगर दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है तो ठंडा तो होगा ही। चलते हैं जस्ट और आगे बात करते हैं सहारा मरुस्थल, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, याद कर रखना। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा जो आपका होगा गर्म मरुस्थल होगा, याद करके रखना। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, बहुत छोटा प्रश्न है बट एग्जाम में यह सदैव आपको दिखेंगे, तो थोड़ी सी समझदारी। यह उत्तरी अफ्रीका के लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। देश अगर बात करते हैं तो माली हो गया, मोरक्को हो गया, मोरिटानिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया, नाइजीरिया और 4 सूडान और मिस्र। ये जितने भी देश हैं कहीं ना कहीं ये सहारा मरुस्थल के अंतर्गत है। और अगर ये सहारा मरुस्थल के अंतर्गत है तो यहाँ की जलवायु जो होगी वो गर्म जलवायु के अंतर्गत के ये देश आपके होंगे। तो थोड़ा सा इनमें आप लोग गौर करिएगा, समझदारी, कम समय में क्विक रिवीजन हम कराएंगे आपको, तो उनमें आप लोग बस केवल आप रिवीजन पर्पस से देखते रहेंगे। 1 से 2 बार वीडियो देखने का प्रयास कर रहा है, नोट करने का समय समाप्त। जो नए बच्चे आगे की यूपीपी टारगेट करते वो बनाएंगे नोट, आप 2 से 3 बार इसको देखने का प्रयास करोगे। यह उत्तरी अफ्रीका के लगभग 10 देश में तो मैं आपको बताया हूं, तो याद करके रखना है। गर्म मरुस्थल था। अब हम बात करते हैं गोबी का मरुस्थल। गोबी मरुस्थल की अगर बात करते हैं, मंगोलिया और चीन में यह कहीं ना कहीं विस्तृत है, मंगोलिया और चीन में विस्तृत है। ज्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपसे मरुस्थल और उनकी अवस्थितियां पूछता है। इनमें बहुत डिटेल में वीडियो मैं बनाऊंगा, बट यूपीपी के बाद क्या है मरुस्थल, क्यों यहाँ की जलवायु ठंडी है, क्यों गर्म है, क्या पाए जाते हैं, पर्वतों का रोल क्या है, यहाँ की जो घास होती है वनस्पतियां कैसी पाई जाती हैं, ठंडे प्रदेश ही क्यों है, कहाँ की जलवायु मिलती, सब चर्चा करेंगे। बट अभी तक हम अपने सिलेबस पर वार करने निकले हैं तो सिलेबस की ही बात करेंगे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है। यहां पर कुछ टाइपिंग मिसप्रिंट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तकलान मरुस्थल होना चाहिए, कुछ और लिख रहा है। तकलान मरुस्थल आप लोग याद कर रखेंगे, चीन में आपका है। ठीक, कालाहारी बोत्सवाना का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालाहारी जो आपका है बोत्सवाना का बहुत इंपॉर्टेंट है। आटाकामा मरुस्थल जो आपका है चिली का। सर आटाकामा जो मरुस्थल है चीनी का, इसको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। बोत्सवाना आप लोग इंपॉर्टेंट लगाओगे, यहां से प्रश्न अति आवश्यक निकलेंगे, तो याद करके इन प्रश्नों को रखना है। आटाकामा चीनी का है, जो कालाहारी जो आपका है बोत्सवाना का है। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। जो बच्चे एक बार पढ़े होंगे और पेपर में बैठे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि सर कौन कौन से प्रश्न लेकर आए हैं। वास्तव में ये प्रश्न कहीं ना कहीं रोल करते हैं। पेटागोनिया के मरुस्थल का अगर बात करते हैं, अर्जेंटीना में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अर्जेंटीना में है, तो याद करके रखना, ये अर्जेंटीना वाला पॉइंट है, इसको भी याद करके रखेंगे। काराकोरम मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं, काराकोरम यहाँ पर होना चाहिए, तो काराकोरम मरुस्थल यहाँ लिखा है, तो याद करके थोड़ा रखेंगे। मरुस्थल जो आपका है तुर्कमेनिस्तान में है, तो इसको भी थोड़ी चर्चा समझेंगे। तुर्कमेनिस्तान में, इसको भी याद करके रखेंगे। काराकोरम मरुस्थल जो आपका है, दर्रा भी होता है तो इसको दर्रा अपना लीजिएगा, या दर्रा भी इसी नाम से होता है, तो तुर्कमेनिस्तान पे है। सिम्पसन और गिब्सन और बार्बटन जो आपका है, इनमें से आप याद करके रखेंगे। जो गिब्सन आपका है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो इसको भी याद कर रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। ये जो आपके कहीं ना कहीं हम अभी करा रहे थे आपको मरुस्थल, ज्यादा मरुस्थल देखने की आवश्यकता नहीं, उतना ही जहां से पेपर में आ सके। मरुस्थल तो बहुत प्रकार के, बट अभी हम इनमें बात नहीं करेंगे। हम केवल यूपीपी सिलेबस में अभी तक 2013 से जितना पेपर हुआ उनमें कौन कौन से पूछा जा चुका उन्हीं का कलेक्शन में लेकर आया हूं तुम्हें। अब चलते हैं हम विश्व की नदियों की बात करते हैं, तो थोड़ा सा विश्व की नदी की चर्चाएं हम कर लेते हैं कि विश्व की जो नदियां आपकी हैं इनमें क्या क्या रोल है, थोड़ी सी समझदारी। विश्व की नदियां में सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अफ्रीका में एंट्री करते हैं। अफ्रीका जो आपका है विश्व की नदियों में अगर हम बात करते हैं, तो बोला अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी की अगर बात करते हैं तो नील नदी जो आपकी है,
नील नदी जो आपकी है वो कहीं ना कहीं अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी जो आपकी होती है नील नदी के नाम से जाना जाता है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तो याद करके रखना है, अफ्रीका में पड़ती है, विश्व की सबसे बड़ी है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, याद करके रखना है, मिस्र का वरदान भी इसे कहा जाता है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से आपका होता है। विक्टोरिया झील से और भी नदियों का उद्गम होता है, बट आज हम केवल देखने आए हैं, केवल मात्र आप क्विक रिवीजन करने आए हो। तो अफ्रीका में पहली चीज नील नदी सबसे बड़ी विश्व में है, अफ्रीका में तो होगी, और इसको कहीं ना कहीं नील की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और मिस्र का वरदान भी इसे कहते हैं। तो याद करके रखना है, ये मिस्र का वरदान भी है। आगे चलते भूमध्य सागर में अपनी पानी गिरा देती है। अगर यहां आप देखते हैं क्या है काम, थोड़ी समझदारी दिखाएगा, थोड़ा सा बोर्ड आपका है चलाने में, नया बोर्ड है, हाथ में पड़ा है, पुराना वाला बोर्ड था वो कहीं ना कहीं उस पर हाथ बहुत अच्छा बैठा हुआ था, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो रही है, थोड़ी सी समझदारी। नील नदी के बारे में चर्चा की है। विश्व जो आपका है, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाए, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, तो याद करके रखना है। तथा ये जो आपका है भूमध्य सागर में कहीं ना कहीं ये जाकर भूमध्य सागर में गिरती है और अपना पानी वहां पर गिरा देती है, तो याद करके रखना है ये कहाँ अपना पानी त्यागती है, पानी अपना गिराती है। दक्षिण अमेरिका में चलते हैं, दक्षिण अमेरिका से अभी तक के कितने प्रश्न दक्षिण अमेरिका से आ चुके हैं सबकी हम चर्चा करते हैं कि दक्षिण अमेरिका से अभी तक एग्जामिनर ने यूपीपी जैसे एग्जाम में क्या क्या पूछा है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अगर नदी की बात करते हैं तो ये अमेजन है, अमेजन को याद करके रखना है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, याद करके रखना है, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे यह बड़ी नदी है, तो अमेजन को याद करके रखना है। दक्षिण अमेरिका की नदी है, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अमेजन का उद्गम जो आपका इंडीज पर्वत से होता है, याद करके रखना है, इसका उद्गम जो आपका है इंडीज पर्वत से इसका उद्गम होता है, तथा यह अपना पानी जो है अंटार्कटिका महासागर में गिराती है, तो याद करके रखना है। अटलांटिक भी बोल सकते हो, अटलांटिका भी उसको बोलते हैं क्योंकि वो डूब चुका है अभी, तो अटलांटिक महासागर में गिराती है। चलते हम थोड़ा सा एशिया की चर्चा करते हैं। यहाँ पर अगर हम नदियों की बात करते हैं, यहाँ कौन है एशिया की सबसे लंबी नदी की अगर बात करते हैं, यात्संग जो आपकी है, यांगसंग जो आपकी है चाइना वाले में पड़ती है, याद करके रखना है। यांग्सी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, यांग्सी भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे याद करके रखना है। पेपर में आएगा तो इसी नाम से थोड़ा सा हटकर आएगा, तो थोड़ी समझदारी। यह तिब्बत के पठार से निकलकर अपना पानी पीला सागर में जो होती है गिरा देती है, तो याद करके रखना है, पीला सागर में अपना पानी गिरा देती है। पुनः मैं एक बार फिर से बताना चाह रहा हूं, थोड़ी सी समझदारी से, स्पीड तेज ना करना, स्पीड ऑलरेडी मैं तेज करके रखा हूं, कम समय में वीडियो बनाना चाह रहा हूं। तो एशिया याद करके रखना है, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी नदी है, जो आपका चाइना में पड़ती है, यह तिब्बत के पठार से निकलकर अपना पानी जो होती है पीला सागर में गिरा देती है, तो याद करके रखना है, पीला सागर में अपना पानी त्याग देती है। अब चलते हैं हम यूरोप की नदियों की बात करते हैं, और यहाँ पर वोल्गा नदी आपको मिलेगी, तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी अगर नदी की हम बात करते हैं, वोल्गा नदी है, जो आपकी रूस में पड़ेगी। वोल्गा नदी जो आपकी है रूस में पड़ेगी। वोल्गा पर्वत से निकलकर यह काला सागर में अपना पानी त्याग देती है, याद करके रखना है। ये समाप्त हो जाती है कहीं ना कहीं आपका काला सागर में अपने पानी को यह त्याग देती है, तो याद करके रखना है। यूरोप में अगर हम बात करते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी की अगर बात करते हैं, वोल्गा होती है, किस देश में पड़ती है, तो रूस में पड़ेगी। अपना पानी जो आपका होता है काला सागर में गिराती है, किस पर्वत से होकर गुजरती है, तो वोल्गा पर्वत से निकलती है। ये भी कुछ आपके पॉइंट है जो 2013 से लेकर अभी फरवरी तक के जितने मैटर आ चुके हैं सबको मैं नोट कराया हूं। आप थोड़ा सा समझदारी दिखाकर इसको कंटिन्यू करके समझने का प्रयास करेंगे, हो सके तो बहुत नोट हो करने का समय मिले तो नोट भी कर लेना है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर इस नदी की, तो ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है जिसका नाम है मर्ले डार्लिंग, तो याद करके रखना है, मर्ले डार्लिंग जो आपकी नदी है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, इसको थोड़ा सा याद कर रखना। हर नदी की अपनी खासियत नहीं है, ये चीज थोड़ा सा याद कर रखेंगे, हर नदी की अपनी खासियत नहीं है, ये थोड़ा सा याद करेंगे। यहां पर अब हम स्थायी हो जाएंगे, यहां पर अब हम स्थायी हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर अब हमारी नदियां शुरू होंगी, तो थोड़ी सी समझदारी यहां पर आपको दिखानी पड़ेगी।
देखते हैं सबसे लंबी नदी की या बड़ी नदी की अगर हम बात करते हैं तो गंगा होगी। 25-25 किलोमीटर जो आपकी है कहीं ना कहीं इसकी लंबाई होती है। और इनमें देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो अगर अगला प्रश्न निकलता है दक्षिण भारत की सबसे, इनमें देखो गंगा की बहुत खासियत है। मैं पूरा डिटेल में नोट्स ऑफलाइन में कवर कराया हूं, अभी रिवीजन है। गंगा कहां से निकलती है, गंगा के दाएं तट की नदी, बाएं तट की नदी, गंगा का नाम किस जगह क्या है, ये सब भूगोल में कवर कराया हूं। अभी टॉपिक में नदी देखना हो के लिए इतनी ही चर्चा करके निकलेंगे, भूगोल के पूरे टर्म हम देखने नहीं आए हैं। गंगा की पूरी खासियत, ये किस जगह निकलती है, कहां कहां मिलती है, किस जगह इसका नाम था, कहां का संगम बनाती है, देवप्रयाग क्या है, रुद्रप्रयाग क्या है, सब चर्चा हम किए हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन में समय रहा तो चर्चा करेंगे। अभी तो क्विक रिवीजन करने निकले हैं तो समय थोड़ा सा कम है, हम आगे बढ़ेंगे। तो याद करके रखना, भारत की सबसे अगर बड़ी नदी की बात करते हैं तो गंगा 25-25 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे अगर हम बड़ी नदी की बात करते हैं तो गोदावरी है। सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर हम बात करते हैं तो याद करके रखना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो यमुना कहीं ना कहीं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो याद करके इसको भी रखना है। बिहार का शोक जो आपका होता है किस नदी को बोला जाता है, तो आप कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जानेंगे। पेपर में आएंगे नहीं, आ चुके हैं, वो आने की संभावना प्रबल है, याद करके रखिएगा। आने की संभावना पुनः फिर से प्रबल है, तो याद करके रखिएगा। बिहार का शोक तो मैं कोसी को कराया। अब पश्चिम बंगाल की हम शोक की चर्चा करते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी है, तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी कहा जाता है। फिर देखते हैं उड़ीसा का अगर हम शोक की चर्चा करते हैं तो महानदी जो आपकी है उड़ीसा का शोक कहलाती है। शोक का मतलब है ये इतना पानी लेकर अपने अंदर चलती हैं और इनका बहाव की जो दिशा होती है अचानक से मोड़ लेती है, जब ये टर्न लेती हैं तो मार्ग भटक जाती हैं। और भी चर्चा हम भूगोल में करेंगे, अभी तो कहीं ना कहीं शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो इनमें याद कर रखना है शोक का मतलब है वहां रहने वाले व्यक्तियों को परेशानी होती है। चलते हैं कर्क और मध्य की बात करते हैं। कहीं ना कहीं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से संबंधित भी कुछ प्रश्न अभी तक निकले हैं, संभावित भी हैं, तीन को भी देख लेते हैं। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम अगर कोई पूछता है तो याद कर रखना है वो जो आपकी माही नदी है। स्थानीय नदी पर इनका नाम जगह जगह बदलता है, बट आपके पेपर में कभी अभी तक जो आया था माही के नाम से ही पढ़ा था। तो याद कर रखना है कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम माही नदी है। विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी का अगर हम बात करते हैं तो कांगो वेसिन नदी आपकी है, तो याद कर रखना है कांगो वेसिन नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये स्लाइड आपका पुनः फिर से रिपीट हुआ है, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, स्लाइड आपका कहीं ना कहीं फिर से रिपीट हुआ है। तो इनमें अगर हम नदियों की चर्चा करते हैं तो याद करके आप देखोगे क्या क्या इनमें नदी थे और कौन कौन से इनमें टॉपिक थे। ये कहीं ना कहीं शॉर्ट रिवीजन में करा रहा हूं, छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक आपको देता रहूंगा, जिनसे आपको उबर ना हो। फटाफट क्लास को आप रिवीजन करते रहेंगे, क्लास में बने रहेंगे, सेशन को शेयर करते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे आने वाला वीडियो आपको पता चलता रहे। क्योंकि एक दिन में 5 से 7 वीडियो में छोटा छोटा करके दूंगा, आप कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।